हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू तैयारी.com। फ्रेंड्स, मैं विजय सर। आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है, परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अकेला परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक की बैकबोन है। आप चाहे एलिगेशन की बात करें, आप रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें, आप फ्रैक्शन की बात करें, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआई एसआई की बात करें, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, ये सभी चैप्टर्स परसेंटेज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा वेटेज केवल परसेंटेज का है। आज हम एक बिल्कुल नए तरीके से परसेंटेज पढ़ेंगे। केवल फ्रैक्शन और सीपीआर, दो ही चीज़ों से हम ए टू जेड कंप्लीट परसेंटेज को समझेंगे। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको फ्रैक्शन और सीपीआर के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे, कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अपने लेवल को भी आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। देखिए, परसेंटेज वर्ड में ही परसेंटेज का मीनिंग छिपा है। परसेंटेज वर्ड बना है परसेंट से, और परसेंट में दो लैटिन वर्ड्स हैं, एक पर और एक सेंट। पर का मतलब होता है 1 यानी कि 1, और सेंट का मतलब होता है 100 यानी कि 100। यानी कि हम कह सकते हैं कि परसेंटेज का मीनिंग होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन होता है, एक ऐसी भिन्न होता है जिसके बटे में 100 होता है। परसेंटेज का साइन ये होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 1%, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 × 1/100। ठीक है, तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, 1/100 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये 100% हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 100 से 100 क्रॉस हो गया, ये आया 1। यहां से एक बात निकलकर सामने आती है कि कोई भी एक चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, देखिए, परसेंटेज को करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें और कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करें। ठीक है, मैं इस फिगर से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। इसको पहले मैं रब कर देता हूं। देखिए, मैंने यहां पर एक फिगर बनाई है और ये इसमें मैंने 4 टोटल पार्ट्स लिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। टोटल पार्ट्स कितने हो गए इसके अंदर, देखिए 4 पार्ट्स हो गए। और इसमें कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, कलर्ड पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3। ठीक है, अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो पार्ट हैं वो हैं 4। ठीक, और इन 4 में से 3 पार्ट्स जो हैं आपके कलर्ड हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है ना, देखो 1, 2, 3 पार्ट्स हमारे कलर्ड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फिगर का 3rd 4th पार्ट जो है वो कलर्ड है। ये फ्रैक्शन वैल्यू ही। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, हमें फ्रैक्शन से नहीं जी, हमें तो बताओ परसेंटेज में कितना होगा ये, तो हमें कुछ नहीं करना, 100 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 4 से हम 100 को काटेंगे तो ये कितना आ गया, 25, और 25 3 जा कितना हो गया, 75%। यानी कि इस फिगर का 75% पार्ट जो है वो कलर्ड है। अगर अब वो ये पूछ लेता है कि बताइए कि इस फिगर में कितना पार्ट ऐसा है जो कलर्ड नहीं है, 75 अगर कलर्ड है तो 25% क्या होगा, जो कलर्ड नहीं है। अगर हम पूछें कि फ्रैक्शन में बताओ कि कितना पार्ट कलर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 25 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 1/4, यानी कि 1/4 पार्ट जो है इसका कलर्ड नहीं है। यहां से हमें क्या समझ में आया कि अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। बस इतनी सी छोटी सी बात है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि 1 जो होता है, 1 वो होता है 100%। ठीक है, कोई भी एक चीज है अपने आप में, कोई एक चीज वो 100% होती है। अगर मैं इसका 1/2 कर दूं,
ठीक है, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। देखो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो ठीक है, हम इसको 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे 1/2 को इंटू 100 हम कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 50%। ठीक है, इसी तरीके से 1/3 का आपका आ जाएगा 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू आ गया आपका 33:1/3%। हम इसको डेसिमल में भी ले लेते हैं 33.33%, जो कि एक अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, 1/4 आ जाएगा 1/4 इंटू 100, यानी कि ये 25% हो गया आपका। 1/5 में 1/5 इंटू 100 ये आपका कितना हो गया 20% हो गया। 1/6 आपका हो गया 1/6 इंटू 100, और ये हो जाएगा आपका 16 2/3%, या इसको हम डेसिमल में लें तो 16.67% या 16.66% भी ये हो सकता है। इस तरह से नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगे, हमें सारा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसमें 3 टेबल्स दूंगा, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस भी बताऊंगा, और किस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को बनाते हैं, और किस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे, और किस तरीके से हम इनको लर्न करेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले हम CPR कर लेते हैं। देखिए CPR है क्या, सबसे पहले हमें यह समझना है कि CPR है क्या। CPR है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई दो वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन रखती हैं, और उनमें से अगर एक चीज को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए हमें दूसरे की वैल्यू को कम करना होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर हैं, एक x और एक y। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो है हमारा k हमारा यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं x को इंक्रीज करता हूं तो मुझे y को कम करना होगा, तभी जाकर मेरा जो k का मान है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक हमें नंबर के एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि x की वैल्यू मेरे पास है 20 और y की वैल्यू है मेरे पास 6, तो k की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 120। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं x को इंक्रीज कर देता हूं, मैं इसको 24 कर देता हूं, ठीक है, और मुझे k के मान को कांस्टेंट रखना है, 120 ही रखना है, तब मुझे क्या करना होगा, देखो y की वैल्यू को कम करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 5। ठीक, अब देखो अगर मैंने इसको बढ़ाया और इसको घटा दिया तभी मेरा मान कांस्टेंट होगा, यानी कि x और y में जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखिए हम परसेंटेज कर रहे हैं तो हम परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। जब मैंने देखा कि 20 पर मैंने 4 बढ़ाया, और हम परसेंटेज जो लेते हैं वो बेसिक वैल्यू पर लेते हैं, इनिशियल वैल्यू पर लेते हैं, तो देखो बेस वैल्यू मेरी यहां पर क्या है 20, तो 20 पर मैंने 4 इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो कितने परसेंट कर दिया 1/5 ये हो गया, और 1/5 की वैल्यू कितनी है 20%, मैंने 20% इसको इंक्रीज कर दिया। तो अब हमें देखना है कि क्या हमने जो y की वैल्यू को कम किया वो 20% ही कम किया या कुछ कम ज़्यादा किया। तो ध्यान दीजिएगा, देखो अब y को हमने क्या किया कि हम पहले y था हमारा 6 और अब y हो गया हमारा 5, तो कितना कम किया 6 पर हमने 1 कम किया, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 16 2/3%, या हम कह सकते हैं 16.6% भी हम कह सकते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज निकल कर सामने आ रही है, एक चेन है, हर चीज अपने आप सामने आती जाएगी। देखो हमारे सामने एक बात निकल कर क्या आ रही है कि हमने जो वैल्यू बढ़ाई थी वो बड़ी है और जो वैल्यू हमने घटाई वो छोटी है। इसका मतलब जो वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, जो वैल्यू घटा रहे हैं वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो एक नंबर 100 है और मैं इसमें 50 प्लस कर देता हूं, तो ये वैल्यू जो है बढ़कर 150 हो जाएगी, और मैंने इसको कितना बढ़ाया 50% बढ़ाया। कितना बढ़ाया 50%। अगर मैं वापस इसको यहीं लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, एग्जैक्ट तो मुझे 50 ही माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो देखो पहले मेरी बेस वैल्यू थी 100 पर मैंने बढ़ाए थे, अब मुझे 150 पर कम करना है, तो मेरा बेस चेंज हो गया। अब मेरा बेस है 150, तो मुझे 150 पर घटाना है। 150 पर कितना घटाना है 50, तो ये आ गया 1/3।
33:1/3% आपका माइनस होगा। ठीक है जी। अब देखो यहां पर आप गौर से देखिएगा 50% क्या हो गया आपका 1/2। 1/2 आपने बढ़ाया तो 1/3 आपको माइनस करना पड़ा। यहां आप गौर से देखिएगा कि आपने इसमें 1/5 बढ़ाया था तो आपको 1/6 माइनस करना पड़ा। ठीक है। यहां से भी एक बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर मैं ये देखूं कि कोई भी वैल्यू x/y की फॉर्म में बढ़ रही है तो प्रोडक्ट को, उसके गुणनफल को कांस्टेंट रखने के लिए उसको हमें x/x+y की फॉर्म में घटाना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, देखो यहां पर अगर मैं मान लूं कि ये मेरा x है 1, ठीक है, तो y मेरा क्या होगा 5 होगा। ठीक, इस तरीके से मैंने बढ़ाया तो घटेगा कैसे 1/6 में घटा। तो देखो ये हो गया x और x प्लस y क्या हो गया आपका 6। देखो 1 + 5 कितना हो गया 6। यहां पर भी देखो कि 1/2 मैंने मान लिया कि ये x/y है तो यहां पर मेरा x हो गया 1 और 2 हो गया मेरा y। ठीक है। अब यहां पर जब मैंने घटाया इसको तो कैसे घटाया, देखो ये x हो गया और ये हो गया x + y। ठीक, क्यों 1 + 2 यानी कि 3। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी वैल्यू को x/y की फॉर्म में बढ़ाता हूं तो मुझे मान कांस्टेंट रखने के लिए दूसरी वैल्यू को x/x+y की फॉर्म में घटाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि पहले चीनी का मूल्य 40 रुपए था तो कोई गृहिणी 5 किलो चीनी खरीद पाती थी, यानी कि उसकी कैपेसिटी 200 रुपए थी। ठीक है। अगर मान लीजिए चीनी का मूल्य 50 रुपए किलो हो जाता है और वो महिला 200 रुपए ही खर्च कर सकती है तो वो चीनी का मूल्य चीनी की जो क्वांटिटी है वो कितने % कम खरीदेगी। ठीक है। तो देखो यहां पर हम देखें तो ये 4 kg ही खरीद पाएगी। अब देखो हमारी बेस वैल्यू क्या है 40 रुपीज़ पहले रेट था, अब हो गया 50, यानी कि 10 रुपीज़ उस पर बढ़ गए। तो कितना बढ़ गया 1/4 यानी कि 25% बढ़ गया। ठीक है। चीनी का दाम कितना बढ़ा है 25%। अब क्वांटिटी कितने % कम होगी, देखो पहले 5 किलो खरीद रही थी अब वो 4 किलो खरीद रही है, यानी 5 पर 1 किलो कम हो रहा है। ठीक है, 1 किलो कम खरीद पा रही है और ये कितना हुआ 20%, यानी कि वो महिला जो है 20% चीनी कम खरीद पाएगी। ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि लंबाई को हम 20% कम कर दें, लंबाई को हम 20% कम कर दें तो चौड़ाई को कितना बढ़ाना होगा ताकि क्षेत्रफल पर कोई भी असर ना पड़े। देखो मैं आपको बता दूं कि हमेशा बढ़ने वाला इंक्रीज्ड आपको इधर रखना है और घटने वाला आपको इधर रखना है। ठीक है। देखो ये है x/y बढ़ने वाला तो घटेगा कितना x/x+y की फॉर्म में। अब हमने घटाया कितना है 20%। ठीक है। 20% कितना हो गया 1/5। अगर ये x/x+y 1/5 है तो ये कितना होगा 1/4 और 1/4 हमें बढ़ाना होगा। 1/4 कितना हो गया आपका 25%, यानी कि अगर हम लंबाई को 20% घटाएंगे तो हमें चौड़ाई को 25% बढ़ाना होगा ताकि क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी टेबल बनाकर बताऊंगा, उससे आपको सीपीआर और फ्रैक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मैंने यहां पर फ्रैक्शन और सीपीआर दोनों की एक कंबाइंड लिस्ट बना दी है ताकि हम बार बार लिस्ट ना करें। इसमें आप घबराइएगा मत कि इतने सारे आपको फ्रैक्शन वैल्यूज दे दिए हैं, ये फ्रैक्शन वैल्यूज रिपीट की गई हैं, जो यहां पर है वही फ्रैक्शन वैल्यू यहां पर रिपीट की गई है। देखिए ये फ्रैक्शन के लिए है और ये जो है ये कंबाइंड सीपीआर के लिए है। ठीक है। इनको याद रखना बहुत आसान है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद आपको तो अब ये आपने तो वो टाइम नहीं देखा होगा। हमारे टाइम में पहले मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे तो लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे और लैंडलाइन नंबर हमें 50-50, 100-100 नंबर्स याद हुआ करते थे।
क्या रीजन था? क्योंकि हम उसके टच में रहते थे, हमें डायल करना पड़ता था, इसलिए हमें याद थे। उसी तरीके से जब हम लिस्ट के टच में रहेंगे, क्वेश्चंस करते हुए हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये इजीली हमें लर्न हो जाएंगी। दूसरा, हम कुछ स्मार्ट तरीका भी निकाल सकते हैं इनको लर्न करने का। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, पहले हम फ्रैक्शन नंबर्स को देखते हैं। 1/1 फ्रैक्शन वैल्यू है, वो है 100% की वैल्यू, ठीक है। अब 1/2 किया, देखो मैंने क्या किया कि ये 1 की वैल्यू अगर 100 थी तो 1 को 2 से डिवाइड किया, तो 100 को भी 2 से डिवाइड किया तो आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब आप इसी 1/2 से देखो आप कितनी वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप इसमें से कुछ वैल्यूज को लर्न कर लें और बाकी उससे कंसर्न वैल्यूज जो है आपको आसानी से लर्न हो जाएगी। देखो 1/2 क्या है, 50% है। अब 1/2 से मैं 1/4 कैसे लर्न कर सकता हूं? देखिए यहां पर क्या है, 1/2 है और ये हमारा है 50%। अब ये हो गया 1/4, यहां देखो 1/4, ये क्या हो गया 2 × 2, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 50/2 हम कर सकते हैं। कितना हो गया, 25% हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। 1/8 देखते हैं, 1/8 कितना हो गया, ये 2 × 4 हो गया, तो हम 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 12, 1/2% हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। अब आप देखिए, हमने देखा 1/4 की वैल्यू कितनी है, 25%, ठीक है। अब यहां पर देखिए 3/4 की वैल्यू कितनी है, हमने 3/4 में क्या किया कि इधर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 से मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, तो ये कितना हो गया आपका 75% हो गया, ठीक है। अब देखो 3/4 से हम दूसरी वैल्यू कैसे लर्न करेंगे, 3/4 देखिए ये हो गया आपका 75%। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं 3/8 देखता हूं तो यहां देखो मैंने क्या किया, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या, मैंने जो इस 3 को जो है 4 की जगह 8 से डिवाइड किया, यानी 2 टाइम्स ज़्यादा डिवाइड किया। तो मैं 75 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ गया 37, 1/2%, ठीक है। तो बहुत ईजी है इनको लर्न करना, हम स्मार्ट तरीके से इनको लर्न कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या दिया है कि अगर मान लीजिए हमारी इंक्रीज वैल्यू, सीपीआर पर आ जाते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि सीपीआर में क्या होता है, अगर कोई वैल्यू x/y की फॉर्म में बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू x/x+y की फॉर्म में घटेगी, ठीक है। यहाँ मैंने इंक्रीज वैल्यू दे दी है और यहाँ पर मैंने डिक्रीज वैल्यू दे दी है। 1/1, अगर मान लीजिए x हमारा 1 है, y भी हमारा 1 है, तो 1/1 की फॉर्म में अगर बढ़ा तो ये घटेगा कैसे, 1/1+1, यानी कि 1/2 में। देखो ये इंक्रीज वैल्यू है, ये इसकी डिक्रीज वैल्यू है। ऐसे ही 1/2 अगर इंक्रीज हुई है तो 1/3 डिक्रीज होगी, 1/3 अगर इंक्रीज हुई है तो 1/4 हमारी डिक्रीज होगी, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया है, देखो ये 1 तक दे दिया आपको कि 1/, में ये वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो ये है 2/3, अगर मान लीजिए x मेरा 2 है और y मेरा 3 है, तो मेरा x/x+y कितना होगा, 2/2+3 होगा, यानी 2/5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये 2/5 है तो यहाँ 2/7 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 मिलकर कितना हो गया 7, ठीक है। ये 3 वाली वैल्यूज हैं। 3/4 हो गया हमारा 75%। अब यहाँ पर जब ये इंक्रीज हुआ है इस तरीके से, तो डिक्रीज कैसे होगी दूसरी वैल्यू, ये 3/7 हो जाएगी, ठीक है। हम करते क्या है कि इनका ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनका टोटल कर देते हैं। देखो अब ये 3/5 है, यहाँ 3/8 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, नथिंग इज दिस। इससे हम बहुत आसानी से कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर कोई गृहिणी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे कि उसके रसोई खर्च पर कोई असर न पड़े। इसमें क्या कहा गया है कि चीनी जो है 25% महंगी होगी, लेकिन कोई गृहिणी जितना पहले खर्च करती थी वो उतना ही खर्च कर सकती है, तो वो कितने प्रतिशत खपत कम करे। देखो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए खर्चा, महंगाई बढ़ी है और हम खर्चा उतना ही करना चाहते हैं तो हमें सामान कम खरीदना होगा। ज़्यादा हम वैसे भी नहीं खर्च कर सकते, लॉकडाउन चल रहा है, वैसी हालत टाइट है। अब यहाँ पर गौर से देखें आप कि इसमें क्या कहा गया है, खर्चा उतना ही हो, कोई असर ना हो, यानी कि खर्चा कांस्टेंट रहे। और जब कांस्टेंट की बात आती है तो हम क्या लगाएंगे, सीपीआर।
देखो मैं एक बार फिर CPR बता देता हूं आपको। अगर किसी वस्तु की वैल्यू x अपॉन वाई की फॉर्म में बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की वैल्यू x अपॉन एक्स प्लस वाई की फॉर्म में घटेगी। बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आती है और राइट हैंड साइड हमेशा घटने वाली वस्तु की वैल्यू आती है, और बढ़ने वाली हमेशा बड़ी होगी और घटने वाली की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा है कि जो चीनी है उसका मूल्य 25% बढ़ गया, तो 25% को हम क्या बोलते हैं 1/4, यानी चीनी का मूल्य जो है वो 1/4 बड़ा है, तो इसकी खपत हमें कितनी कम करनी होगी, वो करनी होगी 1/5, और 1/5 क्या होता है आपका 20%, यानी कि 20% चीनी उसको कम खरीदनी होगी, ठीक है। देखो मैंने आपको समझाने के लिए ये सब कुछ लिखा है, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा देखेंगे 25% बड़ा है यानी 1/4 बड़ा है, तो घटेगा कितना 1/5, और 1/5 इज इक्वल टू 20%, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने क्या कहा है, किसी आयत की लंबाई 66.2/3% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी कि उसका क्षेत्रफल समान रहे, यानी कि क्षेत्रफल कांस्टेंट रहे। अब देखो बढ़ाया कितना हमने 66 2/3, और इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 2/3, ठीक है। अगर हमने 2/3 की फॉर्म में इसको बढ़ाया है तो चौड़ाई को कितना घटाएंगे, वो घटाएंगे 2/5 की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये मेरा x है और ये मेरा y है तो x अपॉन वाई हो गया मेरा 2/3, और x अपॉन एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, देखो 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5, ठीक है। और 2/5 की वैल्यू कितनी है 40%, यानी कि मुझे चौड़ाई 40% कम करनी पड़ेगी उस आयत की, तभी जाके मेरा क्षेत्रफल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीवी के मूल्य में 10% छूट देने से उसकी बिक्री बढ़ जाती है, किंतु कुल राजस्व प्राप्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टीवी की बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ी। अब देखो यहाँ सेल लग गई, और सेल लग जाए तो कोई इंडियन अगर मौका छोड़ दे, ऐसा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, सेल जैसे ही लगी 10% की छूट दी, तुरंत बिक्री बढ़ गई। लेकिन जितना पहले कलेक्शन होता था, यानी जितने रुपयों की सेल पहले होती थी, सेल अब भी उतनी ही हुई, कोई फर्क सेल पर नहीं पड़ा। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखो ये क्या है 10% छूट दी, यानी कि प्राइस में कमी आई, और कमी को हम इधर लिखते हैं, कम वाली वैल्यू को हम इधर लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो 10 की वैल्यू कितनी हुई फ्रैक्शन वैल्यू, वो हुई 1/10, ठीक है। अगर ये 1/10 रेशियो से कम हुआ है तो बढ़ेगा कितना 1/9, ठीक है। अब 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 11 1/9%, यानी कि 11 सही 1/9% जो है बिक्री बढ़ी है, जो सेल बढ़ी है वो 11 सही 1/9% बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय का वेतन गलती से 20% बढ़ा दिया गया, नए वेतन में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उसका वेतन पुनः पहले जितना हो जाए। देखिए गलती से 20% सैलरी ज़्यादा दे दी, अब वो कह रहे हैं कि उसकी सैलरी कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि पुराने जितनी सैलरी उसकी हो जाए। देखो 20% सैलरी बढ़ी है, 20% मतलब 1/5, 1/5 उसकी सैलरी बढ़ी है तो घटानी कितनी होगी 1/6 घटानी होगी। 1/6 इज इक्वल टू क्या है 16 2/3%, या अगर डेसिमल में दे रखा है ऑप्शन में तो 16.66% सैलरी हमें घटानी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। चावल के मूल्य में 11 से ही 1/9% कमी होने पर कोई गृहिणी अपने पुराने रसोई खर्च में कितने प्रतिशत चावल अधिक खरीद सकती है। देखिए चावल सस्ता हुआ है, खर्चा हम उतना ही कर सकते हैं, तो कितने प्रतिशत चावल हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा है, कमी कितनी की गई है 11 से 1/9%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/9, ठीक है। 1/9 ये कम की गई है, तो
तो हम चावल की खपत कितनी बढ़ा सकते हैं, यानी चावल कितना ज़्यादा खरीद सकते हैं, वो 1/8 खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 1/8 कितना हो गया आपका 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5% चावल ज़्यादा खरीदा जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम श्याम से 60% बड़ा है तो श्याम राम से कितने प्रतिशत छोटा है। राम श्याम से बड़ा है और श्याम राम से छोटा है। राम श्याम से 60% बड़ा है तो 60% की वैल्यू कितनी है 3/5। ठीक है, अगर ये 3 इससे बड़ा है तो श्याम राम से छोटा कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा x कितना है 3, y कितना है हमारा 5 और ये कितना हो गया x/x + y, तो 3 + 5 कितना हो गया 8 और 3/8 की वैल्यू कितनी है 37 1/2%, यानी कि 37.5% श्याम राम से छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई महिला कुल 320 रुपये खर्च करके 2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी कर दी गई, जिससे एक महिला 320 रुपये में जितनी पहले चीनी खरीद सकती थी उससे भी 2 kg चीनी वो ज़्यादा खरीद सकती है। तो बताइए कि इनिशियल प्राइस यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखो यहाँ पर गौर से देखिए, इसने क्या कहा है 20% जो है चीनी का मूल्य कम हुआ, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, तो चीनी का मूल्य कितना कम हुआ 1/5। डिक्रीज्ड वैल्यू हम इस साइड रखते हैं हमेशा। अब हम चीनी कितनी ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो देखो 1/4 हम 1/4 चीनी ज़्यादा खरीद सकते हैं, है ना। तो 1/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमें 2 kg, यानी क्यों, क्योंकि उसने 2 किलो चीनी ज़्यादा खरीदी है। अब देखो मैं अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो ये क्या आ जाएगा 8 kg हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आर्यन रेशियो से भी कर सकते हैं। यहाँ हम आर्यन रेशियो कैसे अप्लाई करेंगे कि अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 8 kg। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो पहले 8 किलो चीनी खरीद रही थी, जब वो दाम नहीं बढ़ा था तब वो 8 किलो चीनी खरीद रही थी, और कितने में 320 रुपये में। तो 320 बटे में हम 8 रखेंगे, 8 चौक 32, यानी कि 40 रुपये पर केजी चीनी का दाम था। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और ये तो अभी बेसिक है, अभी आगे देखिए तो हम फर्स्ट गियर में, आगे हम टॉप गियर तक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चाय के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर 440 रुपये में 2 kg चाय कम खरीदी जा सके तो चाय का नया मूल्य कितना होगा। देखो ध्यान दो, इसमें क्या था, चीनी का मूल्य कम हुआ था, इसमें चाय का मूल्य बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसने क्या कहा है कि चाय का मूल्य 10% बढ़ा, तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या हुई 1/10। ठीक है, 1/10 अगर ये बढ़ा है तो कितनी कम चाय खरीद पाएगा, 1/11 चाय कम खरीद पाएगा। ठीक है, और 1/11 की वैल्यू इसने हमें कितनी दी है, वो दी है इसने 2 kg। ठीक, हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या आर्यन रेशियो भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 22। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो स्टार्टिंग में चाय के मूल्य बढ़ने से पहले वो 22 kg खरीद रहा था। अब कितना खरीद रहा है, अब खरीदेगा वो 20 kg। क्यों, क्योंकि 2 किलो वो कम खरीद रहा है, तो अब कितना खरीदेगा वो 20 kg खरीदेगा। ठीक है, और कितने पैसों में 440 रुपये में खरीदेगा, तो रेट कितना हो गया, इससे हम डिवाइड करेंगे तो आ गया 22 रुपये पर kg जो है रेट आ गया, नया रेट। ठीक है, जो नया रेट है वो है 22 रुपये पर kg। ठीक है जी, अगर उसने हमसे पूछा होता पुराना रेट कितना है तो उसने कितनी चीनी खरीदी थी, 22 किलो चीनी खरीदी थी। ठीक है, तो 440 को हम भाग करते 22 से, तो 20 रुपये जो आ जाता हमारा इनिशियल प्राइस आ जाता, पुराना मूल्य आ जाता। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु पर 20% टैक्स कम करने पर उसकी बिक्री 15% बढ़ जाती है
कुल प्राप्त राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन में फ़र्क करना सीखो। देखो अब यहाँ गौर से देखो, इसने क्या कहा, यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि कोई वैल्यू कांस्टेंट है। पहले टैक्स कम कर दिया, फिर इससे इसकी बिक्री बढ़ गई, उससे राजस्व यानी कि जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया तो वो कुल कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया उसमें फ़र्क पड़ा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, तब हम इसको फ्रैक्शन से करेंगे। कैसे, देखिए 20% टैक्स कम हो गया, कितना कम हो गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5, 1/5 कम हो गया, ठीक है। 15% सेल बढ़ गई, 15% कितना हो गया आपका 3/20, ठीक है। तो ये 3/20 जो है ये इसकी सेल बढ़ी है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो एक बिफोर से और एक नाउ से। बिफोर मतलब पहले क्या था, नाउ मतलब अब क्या है। देखो इसने क्या कहा है, टैक्स कम हुआ है, पहले 5 था, 5 पर उसने एक टैक्स कम कर दिया तो टैक्स कितना हो गया 4, ठीक है। अब उसकी सेल बढ़ी, पहले 20 थी सेल, ठीक है, और अब कितनी होगी 20 पे 3 बढ़ गई है तो सेल होगी आपकी 23। ध्यान दो, देखो भाई 5 पर एक टैक्स कम कर दिया, यानी पहले 5 टैक्स था, अब एक कम हो गया तो कितना बचा 4। सेल पहले कितनी थी 20 थी, अब कितनी होगी 3 बढ़ गई तो कितनी होगी 23। अब देखो ये कितना आ गया 100 और ये कितना आ गया 23 चौका 92। इसका मतलब क्या हुआ 8% का सीधे सीधे जो है उसके राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा, यानी उसका राजस्व जो है -8% होगा, यानी कि 8% कम उसका राजस्व कलेक्ट होगा, यानी इसकी जो सेल हुई है टोटल जो उसका कलेक्शन हुआ है वो 8% कम हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। किसी वस्तु की कीमत 15% बढ़ाकर पुनः 20% बढ़ा दी जाए तो वस्तु की कीमत में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो इसने क्या कहा है कि कोई हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी पहले कीमत हमने 15% बढ़ा दी और फिर 20% और बढ़ा दी, तो बताओ कि जो इनिशियल प्राइस था उसका, उससे वो कितने प्रतिशत उसका दाम बढ़ गया। देखो वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया था, पहले कितना बढ़ा 15% बढ़ा तो ये हो गया आपका 3/20 हो गया, पहले इतना बढ़ा, फिर ये 20% बढ़ा यानी कि 1/5 आपका बढ़ा। अब देखो बिफोर और नाउ में ही हम देखेंगे, पहले कितना था 20, 20 से कितना हो गया 23, पहले कितना था 5, 5 से कितना हो गया 6, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 100 और ये कितना हो गया 6 × 18 और 6 दूनी 12, 138, यानी कि 38% जो है उसमें प्राइस हाइक हुआ है, यानी कि उस वस्तु की कीमत 38% ज़्यादा हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी आयत की लंबाई को 37.1/2% बढ़ाकर चौड़ाई को 20% कम कर दिया तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा होगा। देखो 37.1/2% तो इसने लंबाई को बढ़ाया, उसकी वैल्यू कितनी हुई 3/8, यानी 3/8 इसने लंबाई को बढ़ा दिया। 20% की वैल्यू हुई 1/5, यानी कि इसने चौड़ाई को 1/5 कम कर दिया। बिफोर और नाउ में ही हम इसको देखेंगे, पहले कितना था 8 था, मान लो उसकी लेंथ जो थी वो 8 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी 8 + 3 यानी कि 11 कर दी। उसकी चौड़ाई पहले कितनी थी, वो थी 5 और अब घटाकर कितनी कर दी 4, ठीक है। देखो 8 × 5 = 40, पहले 40 थी, अब 11 चौक 44, यानी कि क्या हुआ है 40 पर 4 बढ़ गया, ठीक है। 40 पर कितना बढ़ा 4, इसको काटेंगे तो आ गया 1/10, यानी कि 10% जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 10, तो 10% जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो वृत्त यानी कि सर्कल और त्रिज्या मतलब रेडियस, इसने क्या कहा है किसी सर्कल की रेडियस हमने 50% बढ़ा दी, 50% मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, देखो इसका एरिया क्या होता है πr²। अब हमारे पास देखो 2 रेडियस होगी, एक तो वो जो हमारी इनिशियल थी और एक बढ़ने के बाद, हम उसको मान लेते हैं बिग आर मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल आर मान लेते हैं, तो πr², ठीक है। पाई से पाई कट गया,
अब हमारा बचा आर स्क्वायर और यहाँ पर हमारा बचा कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आप 1/2 है, तो अब देखो बिफोर और नाउ की बात हम करते हैं। पहले मान लो 2 था, तो अब कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो गया 4 और ये हो गया 9, ठीक है। यानी कि इसका एरिया अगर 4 आता तो इसका एरिया आएगा, अब नए रेडियस से एरिया आएगा 9, तो ये कितना बढ़ जाएगा, 4 पर 5 बढ़ जाएगा। देखो 4 पर कितना हो गया, 9 हो गया, तो बढ़ा कितना, 5 ही तो बढ़ा, ठीक है ना। पहले 4 था, अब 9 हो गया, तो बढ़ा कितना, 5। यहाँ ध्यान दो, 5/4 की वैल्यू होती है 125%, ठीक है। 125% होता है, नहीं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से अगर आप 100 को काटेंगे तो 25 आ गया, और 25 को इंटू 5 करेंगे तो कितना आ गया, 125। इसका मतलब जो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा वो 125% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।